एग्जाम्पल 17 में क्या लिखा है, शो दैट इफ एफ डिफाइंड फ्रॉम आर माइनस 7/5, आर माइनस 7/5 को हमने बी नाम दे दिया है, सेट बी, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, तो इसको आर माइनस 7/5 को हमने बी नाम दिया है। डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस आर माइनस 3/5, तो ए हमारा क्या है 3/5, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4/5x-7, ठीक है। तो ये दिया हुआ है एंड जी डिफाइंड है ए से बी में। तो देखो चेक करो, जो ये ए यहाँ पे था, जो कोडोमेन था एफ का, वही यहाँ पे डोमेन बन गया है, और जो यहाँ पे डोमेन था एफ का आर माइनस 7/5, वही यहाँ पे कोडोमेन बन गया है, तो सेम है ये। तो वहाँ पे ये बी से ए में डिफाइंड है फंक्शन, और यहाँ ये ए से बी में डिफाइंड है। तो इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो जी ऑफ एक्स का दिया हुआ है 7x प्लस 4/5x-3, और एफ ऑफ एक्स दिया है 3x प्लस 4/5x-7। तो देन एफ ओ जी इज आई ए एंड जी ओ एफ इज आई बी। अब ये कहता है कि एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी मतलब एफ ओ जी जो करेंगे ना तो हमारा x आएगा, और जी ओ एफ करेंगे वो भी x आएगा। तो पर ये x की वैल्यूज लेंगे वो सेट ए से लेंगे, और जी ओ एफ में x की वैल्यू जो लेंगे वो किससे लेंगे, सेट बी से लेंगे, ठीक है। सेट बी मतलब ये वाला सेट, और सेट ए मतलब ये वाला। तो इसको समझ लेते हैं क्यों, और यहाँ दे रखा है कि ए हमने किसको माना है, आर माइनस 3/5 को हमने ए माना है। तो आर माइनस 3/5 यहाँ लिखा है, आर माइनस 3/5 यहाँ लिखा है, इसको हमने ए माना है। और बी किसको माना है, आर माइनस 7/5, तो आर माइनस 7/5, और यहाँ पे भी आर माइनस 7/5, इनको हमने बी माना है। और ये आई ए एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स बोल दो। तो ये y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, इस तरह से। तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। पर ये जो हमने लेनी है वैल्यू x की, वो कहाँ से लेनी है, सेट a की वैल्यू लेनी है। कहने का मतलब सारे रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ 3/5 नहीं ले सकते इस सेट a में, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और आई बी एक्स क्या है, वो भी x के बराबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, पर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, सेट b में देखो, सेट b में हमारा x की वैल्यू 7/5 नहीं हो सकती, बाकी कोई वैल्यू ले सकते हो आप। तो ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट ए एंड सेट बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एफ ओ जी आई ए होता है, जी ओ एफ भी आई ए होता है। इसका मतलब पता है क्या है, कि एफ ओ जी एक्स के बराबर आ जाए और जी ओ एफ भी एक्स के बराबर आ जाए। ये तभी होता है जब एफ ओ एफ इनवर्स हो, यानी जी जो है जी की जगह इनवर्स ऑफ एफ हो। तो हम इसको एफ ओ एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जी एक्चुअली क्या है, ये हमारा एफ इनवर्स है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसके नीचे लिख देता हूँ कि एफ ओ एफ इनवर्स भी आई ए ही होगा। और ऐसे ही जियो एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ कि इसको चाहो तो जियो जी इनवर्स लिख सकते हो, चाहो तो इसको जियो जी इनवर्स लिख दो, ये आई बी है। और या फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ओ एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जी को हम एफ इनवर्स बोल रहे हैं और एफ को क्या बोल रहे हैं, हम जी इनवर्स बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आई बी। ऐसे ही जो पीछे हमने एफ ओ जी लिखा था, उसको हमने एफ ओ जी को एफ ओ एफ इनवर्स लिखा था, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी इनवर्स ओ जी इज इक्वल टू आई। ऐसे इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो चलो देखते हैं कैसे होता है ये। सर एक बार रिपीट। हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे। तो ये मैं बाद में लास्ट में फिर रिपीट करूँगा आपके लिए, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद बताओगे कि हाँ सर ये क्लियर है। तो मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ और वहाँ पे हम इसको करेंगे, साथ साथ करेंगे। तो याद रखो एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x प्लस 4/5x-7, ठीक है। 3x प्लस 4/5x-7, तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4/5x-7, ये हमारा एफ ओ एफ फंक्शन है। एक बार चेक करो ये सही लिखा है हमने। अब जी फंक्शन लिखवाओ, 7x प्लस 4/5x-3, 7x प्लस 4/5x-3, 7x प्लस 4/5x-3, ये हमारा जी एक्स फंक्शन है। तो अब हमें ना सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे तो डायरेक्ट हमें करना है कि एफ ओ जी निकालना है और जी ओ एफ निकालना है, पर इसका बीच पीछे रीज़न क्या है कि ये एक्स क्यों आता है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कि सबसे पहले हम इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, फंक्शन एफ का और जी का भी। तो चलो देखते हैं कि एफ एक्स की जगह सबसे पहले स्टेप वन क्या होता है,
कि स्टेप 1 इनवर्स जब निकालते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस एफ एक्स x in बाय, terms of y. नहीं, रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई, पहले एफ एक्स की जगह वाई लिखो आप। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो ये कर दिया। अब स्टेप 2 क्या है, अभी तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो अब आपका जो आपने जो बोला वही होगा कि ना x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो चलो करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5xy और माइनस 7y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने। और अब x की टर्म इस तरफ ले आएंगे और y की टर्म उधर, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू, और हम लिख देंगे प्लस 7y और प्लस 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में x हमने कॉमन निकाला, क्या बचेगा 5y माइनस 3 और इज इक्वल टू 7y प्लस 4। और अब हम लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या आएगा 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3। अब x को रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, किसी को याद है x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि हमारा फंक्शन f था तो इसको हम रिप्लेस f करेंगे। inverse वेरी गुड, f इसको inverse x. एफ इनवर्स वाई, क्योंकि वेरिएबल वाई है ना, तो इसलिए हम इसको एफ इनवर्स वाई लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3। पर अगर मुझे x चाहिए हो तो रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप 3 बीच में डाल देता हूँ, स्टेप 3, और उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स वाई, यहाँ लिख देते हैं रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स वाई, ठीक है जी। अब स्टेप 4, अगर हमें एफ इनवर्स एक्स चाहिए तो एक वाई नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाई बाय एक्स, रिप्लेस वाई बाय एक्स। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा भाई, 7x प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3, सॉरी 5x माइनस 3, हम y की जगह x लिख रहे हैं। तो एक बात याद रखो, इसको 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 यही है ना, और ऊपर देखते हैं gx भी यही है क्या, चलो gx देखते हैं, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 है क्या, अरे वाह, gx भी यही Yes. है, क्या बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा यही हुआ कि जो gx है वो f इनवर्स x के बराबर हुआ, ये तो इसका मतलब ये f इनवर्स x के बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक और बार हम जो है gx का इनवर्स निकालते हैं, और वो gx का इनवर्स पता है किसके बराबर आने वाला है, आपको पता है, वो fx के बराबर fx. आना। चलो देखते हैं, चलो साथ में करेंगे। तो ऊपर से वापस शुरू करते हैं, जी एक्स लिख देंगे। स्टेप 1 तो वही है हमारा कि हमें क्या करना है, रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। अब यहाँ पे एफ एक्स था, अब यहाँ पे क्या होगा, जी एक्स बाय वाई। तो हम लिख देते हैं रिप्लेस जी एक्स बाय वाई, जी एक्स को हम वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने लिखा वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, और यहाँ पे लिखेंगे हम अब हम क्या करना है स्टेप 2 में, ये तो स्टेप 1 था, स्टेप 2 में हमें करना है राइट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, अभी तो y इन टर्म्स ऑफ x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर से राइट x इन टर्म्स ऑफ y, और हमने लिखा 5xy माइनस 3y इज इक्वल टू 7x प्लस 4। तो फिर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन दोनों को, तो x के टर्म लेफ्ट में ले आएंगे, तो एफ एक्स वाई माइनस 7x इज इक्वल टू वाई वाला टर्म उधर ले जा रहे हैं, तो 3y प्लस 4, x कॉमन, 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y प्लस 4, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7। तो अब मुझे बताओ x की जगह क्या लिख सकते हैं, कौन बता रहा है स्टेप नंबर 3 में, रिप्लेस, g inverse y. हाँ g हाँ inverse y. रिप्लेस, हाँ रिप्लेस x बाय जी इनवर्स वाई। अब एफ इनवर्स वाई नहीं लिखोगे क्योंकि फंक्शन हमारा जी था, तो जी इनवर्स वाई आएगा यहाँ पर। तो चलो जी इनवर्स वाई लिखते हैं, जी इनवर्स वाई इज इक्वल टू
3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7। तो अब मुझे तो x चाहिए, तो क्या करूं? तो रिप्लेस y बाय x। तो स्टेप 4 में रिप्लेस y बाय x, तो ये हो जाएगा g इनवर्स x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो चलो चेक करते हैं, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, यही तो था f शायद। तो देखो यही तो है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, यही हमारा एफ है और यही हमारा जी इनवर्स एक्स है। तो कहने का मतलब हम एफ को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एफ ही हमारा जी इनवर्स ऑफ एक्स है। तो यहाँ लिख दिया जी इनवर्स ऑफ एक्स। एक और बात हम समझेंगे, यहाँ पर एफ में डिनोमीटर क्या है? डिनोमीटर है 5x माइनस 7। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? ये रैशनल फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या होगा? क्या ऑल रियल नंबर्स होगा? कोई बताएगा? रियल नंबर -7/5। हाँ, वेरी गुड पलक। रियल नंबर्स -7/5, क्योंकि 7/5 नहीं हो सकता, डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 7/5 डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ पे। तो हम इसलिए लिखते हैं कि डोमेन इसका क्या है, r-7/5। कहने का मतलब 5x-7 जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x की वैल्यू 7/5 नहीं होनी चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या हुआ? तो यहाँ पे लिख देते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इज r माइनस और 7/5। ऐसे ही डोमेन ऑफ जी बता दे, पर डोमेन ऑफ जी बता दो, डोमेन ऑफ जी यहाँ लिख देते हैं। r-3/5। बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमीटर इसका जी का क्या है, 5x-3। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं कि 5x-3 जीरो नहीं होना चाहिए। तो उससे पता लगेगा, यहाँ लिख देते हैं 5x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या हुआ जी का, r-3/5। वेरी गुड। अब बात करते हैं हम कोडोमेन की, तो बल्कि रेंज की। तो रेंज बताओ, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ कैसे पता लगेगा? जो हमने इनवर्स निकाला था, नीचे चलते हैं थोड़ा, जहाँ पे हमने एफ इनवर्स एक्स निकाला ये। तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? एक्स की वैल्यू 3/5 नहीं हो सकती, है कि नहीं? तो अपन लिख देंगे कि रेंज क्या है, एफ का रेंज है r-3/5। तो यहाँ लिख देते हैं रेंज क्या है, तो r-3/5। इसी तरह से रेंज बताओ किसका, रेंज बताओगे आप किसका, जी फंक्शन, r-7/5। r-7/5। तो ये समझ में आ गया आपको भाई डोमेन और रेंज ऐसे क्यों लिखा है। r-7/5 कैसे आया, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जी एक्स में डिनोमीटर 5x-7 है, तो यहाँ 5x-7 जीरो नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू 7/5 नहीं हो सकती। तो इतना समझ आने के बाद वैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको उनको एक बार रिवीजन होगा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और अब हम चल रहे हैं वापस से प्रूव करने के लिए कि एफ ओ जी क्या होता है, एफ ओ जी कितना होता है और जी ओ एफ कितना होता है, वो हम बुक में ही देख लेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये रहा जी ओ एफ। तो जी ओ एफ निकालो। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो हमारा ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x-7। तो यहाँ एफ एक्स हटाया, उसकी जगह लिख दिया 3x प्लस 4 अपॉन 5x-7। तो कंपेयर करो इसको और इसको, जी एक्स को और इसको। x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो जगह x लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों जगह पे फिर हम यही चीज़ लिख देंगे, 3x प्लस 4 अपॉन 5। तो ये रहा 7, और x की जगह ये लिख दिया, और प्लस 4 है तो प्लस 4 कॉपी किया, नीचे 5 लिखा ये रहा, और x की जगह पे हमने 3x प्लस 4 अपॉन 5x-7 और ये -3 एज इट इज कॉपी किया। तो अब सिंप्लीफाई करो, जब एलसीएम लेंगे तो ये 5x-7 और नीचे 5x-7 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 4 ज़ा 20x और 7 4 ज़ा -28, और यहाँ 7 3 ज़ा 21x और 7 4 ज़ा 28, ये भी आ गया। अब नीचे देखते हैं, ये 5 3 ज़ा 15x और 5 4 ज़ा 20, फिर 5 3 ज़ा 15 -15x और -7 इंटू -3 +21 आ गया।
अब सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ तो -28 + 28 न्यूमरेटर में कट रहा है और डिनोमिनेटर में -15x + 15x कट रहा है। तो -28 + 28 कटेगा तो 21 + 20x मिलके 41x, और नीचे नीचे हमारा 20 + 21 क्या हो गया 41, 41 से 41 कैंसिल, बचेगा x। ठीक है, तो इस तरह से हमें देख लिया कि जियो एफ क्या होता है, वो x के बराबर है। पर एक बात बताओ कि मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से आइडिया दूंगा तो आप मुझे बताओगे कि भाई ये हम आई ए क्यों लिखेंगे या आई बी क्यों लिखेंगे। तो जियो एफ का मतलब है पहले क्या ड्रॉ करूं, अगर मैं मैपिंग लिखता हूं यहाँ पे इस तरह से, तो मुझे बताओ कि इसमें पहले क्या लिखेंगे, पहले एफ लिखेंगे, पहले जी, F. पहले एफ लिखेंगे, वेरी गुड, और उसके बाद लिखेंगे जी। ठीक है, और एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, देखना ऊपर बी से ए में डिफाइंड है, और जी ए से बी में डिफाइंड है। तो एफ जो है बी से ए में, तो यहाँ लिख देते हैं बी और यहाँ लिख देते हैं ए, और जी कहाँ से डिफाइंड है, ए से बी में। तो हम यहाँ पे बी डालेंगे तो बी तो आएगा, तो हम जो वैल्यूज डालेंगे एक्स की, वो कौन से डालेंगे, बी डालेंगे। तो यहाँ जो एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ पॉइंटर से, तो ये मेरा जो x आ रहा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए लिखूँ कि आई बी लिखूँ, जहाँ ए और बी क्या है, सेट ए सेट बी की बात हो रही है। तो बताओ इस x की जगह क्या लिखूँ, कौन सा आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट से वैल्यू लेंगे हम, ए से या बी से, IB. आई बी, वेरी गुड। तो ये आई बी होना चाहिए। हर बार पलक ही क्यों आंसर दे रही है, कभी मानसी और पलक, बस दो ही जने और कोई आंसर नहीं दे रहा, सबको आंसर देना चाहिए भाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई बी। ये समझ में आ गया होगा बी क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जी ओ एफ, जिसको समझ नहीं आया वो फिर से पूछ सकता है, जी ओ एफ एक्स में एफ एक्स पहले लिखते हैं हम और जी बाद में लिखते हैं। एफ तो बी से ए में डिफाइंड है और जी तो ए से बी में डिफाइंड है, तो फिर हमारा ये जी ओ एफ करने से क्या आता है, एक्स आता है, और ये एक्स कौन से सेट का होगा, वो बी सेट का होगा, इसलिए हम इसको आई बी लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एफ ओ जी लिखते हैं, तो एफ ओ जी क्या है, वो तो एफ ऑफ जी एक्स है। ठीक है, तो जरा बताओ जी एक्स क्या था, जी एक्स तो सर हमारा 7x + 4/5x - 3 है, तो हम जी एक्स जहाँ होगा उसकी जगह ये लिख देंगे। तो चलो देखते हैं, तो ये रहा जी एक्स की जगह 7x + 4/5x - 3। तो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स तो सर 3x + 4/5x - 7 था, तो 3 ये x +4/5x - 7, तो ये x की जगह से क्या लिख दिया, तो क्योंकि यहाँ पे x की जगह पर 7x + 4/5x - 3 है, इसलिए यहाँ पे भी x की जगह पे 7x + 4/5x - 3, बाकी सिंप्लीफिकेशन वैसे ही होगा जैसे ऊपर है, तो वापस से 41x/41 और x आ जाएगा, तो यानी एफ ओ जी एक्स भी x के बराबर है। और फिर से यहाँ पे मैपिंग एक बार ड्रॉ करके बताओगे कि पहले क्या दिखाओगे, एफ दिखाओगे कि पहले जी दिखाओगे। G. हाँ, पहले जी दिखाएंगे एफ ओ जी में और बाद में दिखाएंगे हम एफ। ठीक है, तो जी तो ए से बी में डिफाइंड है और एफ जो है वो बी से ए में डिफाइंड है। तो अब जो एक्स आया है हमारा, वो कौन सा सेट को बिलोंग करेगा, ए सेट को बिलोंग करेगा। IA. हाँ, इसलिए हम एक्स के साथ लिख देंगे, एक्स के साथ क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे आई ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लास्ट स्टेप में यही लिखा है। तो देखो क्या लिखता है, जियो एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। बी क्यों बोला, देखो यहाँ बी लिखा था ना हमने जियो एफ एक्स में, और एफ ओ जी एक्स में वो भी एक्स के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। वो रहा कि एफ ओ जी क्या है, वो भी एक्स है, वो आई ए से आ रहा है, इसलिए हम लिखते हैं जियो एफ आई बी है और एफ ओ जी आई ए है। आपको समझ में आ गया होगा सबको कि फंक्शन ए इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन जी इज डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट सी, और हमारा जी ओ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, वो होगा ए से सी में। सर आपको कैसे पता था कि हमारा जी ओ एफ ए से सी में डिफाइंड होगा, चलो करके देखते हैं इसको लिख के, एक थोड़ा सा मैपिंग बना के दिखाते हैं कि एफ ओ जी जब बोलेंगे तो पहले कौन सा फंक्शन लेंगे, पहले फंक्शन लेंगे एफ, है ना, और एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एफ तो डिफाइंड है ए से बी में, और जी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी तो डिफाइंड है बी से सी में, ये लिखा हुआ है बी से सी में डिफाइंड है। तो इसका मतलब जो हमारा जी ओ एफ होगा वो कहाँ से डिफाइंड होगा, वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा भाई, वो होगा डिफाइंड ए से सी में।
ठीक है, तो यहाँ हम बीच में लिख सकते हैं इस तरह से कि GOF लिखेंगे कि FOG लिखेंगे, यहाँ बताओ। मुझे तो लग रहा है कि FOG लिखना चाहिए। ये गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ? GOF कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? सही लिख सर रहे जियो हो। हाँ, लिखेंगे। GOF A से C में डिफाइंड है। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने देखा। तो अब इसमें ये अपन अक्सर देखते हैं कि जब हम कैसे प्रूव करते हैं कि फंक्शन वन वन है, तो अपन शुरुआत करते हैं किससे, कि मानो फंक्शन f जो है वो वन वन है, तो हम वन वन है तो हम क्या लिखते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिखते हैं और सॉल्व करते जाते हैं इसको, और लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हम कहते हैं ये वन वन है। तो इसी तरह से हमें GOF को वन वन प्रूव करना हो तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, GOF(x1) इज इक्वल टू GOF(x2), यानी GOF(x1) का मतलब है G(f(x1) और GOF(x2) का मतलब है G(f(x2). तो अब हम कह रहे हैं कि G तो वन वन है, अगर G वन वन है, जैसे यहाँ F वन वन था तो F हट गया और सिंप्लीफाई करके x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ऐसे हम कह रहे हैं कि G वन वन है तो G हट जाएगा और हम लिख देंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्योंकि G वन वन है। इस तरह से हम कह रहे हैं कि f भी वन वन है, दे रखा है कि f वन वन है, तो f भी हट जाएगा और बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी और यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि GOF भी हमारा वन वन फंक्शन है। आई होप इट इज क्लियर। तो हमें क्या दे रखा है, शो दैट इफ के बाद जो भी दिया होता है वो गिवन होता है। तो इफ के बाद ये दो चीज़ें दी हैं कि f डिफाइंड है सेट A से सेट B में और g डिफाइंड है B से C में। तो इफ के बाद जो दिया है ये गिवन है और हमें शो क्या करना है, शो दैट, शो करना है, ये देन के बाद जो दिया है वो शो करना होता है कि GOF जो है वो A से C में डिफाइंड है, वो भी ऑन टू होगा। कहता है अगर ये f ऑन टू है और g ऑन टू है तो GOF भी ऑन टू होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो ऑन टू का मतलब तो यही होता है कि जो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन, ये मतलब होता है। तो चलो देखो कैसे प्रूव करते हैं। गिवन एन आर्बिट्री एलिमेंट z बिलोंग्स टू C। तो ये तो पता है हमें कि जब हम GOF की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने बताया था GOF की बात कर रहे हैं और F A से B में डिफाइंड है, G जो है B से C में डिफाइंड है, तो फिर GOF कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, GOF फिर A से C में डिफाइंड होगा। तो ये यहाँ लिखा है GOF तो A से C में डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो अब हमने मान लिया कि C में ये जो कोडोमेन है, किसका कोडोमेन है, GOF का कोडोमेन है। तो C का जो कोई भी एलिमेंट ले लिया, मानो Z है, कोई एलिमेंट है C को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये ऑन टू होगा तो देर एग्जिस्ट प्रीमेज y, ठीक है, ऑफ z अंडर g। तो एक y प्रीमेज जरूर होना चाहिए। तो इसको एक बार मैं मैपिंग बना दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो एक मैपिंग बना देते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे ये तीन इस तरह के दिखा दिए सर्कल्स, और इसमें मैंने बताया कि पहले ये फंक्शन f है और ये फंक्शन g है, तो ये GOF फंक्शन हो गया। ये तो a से b में है और ये b से c में है, तो ये फंक्शन जो है GOF कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये a से c में हो जाएगा। और c में हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, मानो w, ठीक है। तो w नहीं, z, तो इसको मिटा के हम z लिख देते हैं। तो c में हमने एक एलिमेंट ले लिया z, तो z belongs to C, there exists a pre-image y of z under G। तो G के अंदर z का pre-image मान लो हमारा y है, ठीक है। ऐसा क्यों मान लें, क्योंकि g फंक्शन तो हमने मान के रखा है ना कि ये ऑन टू है। तो g फंक्शन का हर एक एलिमेंट के जो ये g देखो ये ऑन टू दिया हुआ है, तो c का कोई एलिमेंट लेंगे उसका प्री इमेज जरूर मिलेगा b में, क्योंकि g हमारा ऑन टू है। तो इसलिए हमने g में एक g के कोडोमेन में हमने z लिया, z का प्री इमेज y है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो सच दैट gy इज इक्वल टू z since g is onto, further y belongs to b, y तो b को बिलोंग कर रहा है, तो there exists an element x in a, क्योंकि हमारा f भी onto है ना, तो इसका प्रीमेज a में जरूर होगा। मान लेते हैं कि वो प्रीमेज क्या है, मान लो कि वो प्रीमेज है हमारा x, ठीक है। तो y का प्रीमेज क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी y कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट b का, है ना। कोई ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट ये वाला छोड़ देना भाई, नहीं, पूरा सेट में से किसी को भी y मान सकते हो, पूरे सेट बी में से किसी को भी y मान लो, और हर एक y का प्रीमेज जरूर होगा। क्यों होगा सर, आपको कैसे पता इसका प्रीमेज होगा, क्योंकि ये f फंक्शन की बात हो रही है, तो f फंक्शन तो ऑन टू है, तो हर एक एलिमेंट का प्रीमेज जरूर होगा, तो y का प्रीमेज फिर x होना चाहिए, ठीक है। तो देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन a, तो x जरूर होगा सेट a में, जिसका ये किसका प्रीमेज है, y का प्रीमेज है।
तो यहाँ देखते हैं विद एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो बिकॉज एफ इज ऑन टू, तो देयर फोर जी ओ एफ एक्स जो है यानी जी ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स की जगह हम वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ वाई क्या है, वो जेड है, ठीक है। हमने बोला ना कि एक्स का इमेज क्या है, वाई है, तो एफ एक्स की जगह हम वाई लिखेंगे, और वाई का इमेज क्या है, जेड है, तो इसलिए हमने जेड लिखा है यहाँ पे। तो जी ओ एफ एक्स क्या हुआ, जेड। तो ये क्या शो कर रहा है, शोइंग दैट जी ओ एफ इज ऑन टू। जी ओ एफ इज ऑन टू मतलब यानी हर एक एलिमेंट सी के हर एक एलिमेंट का प्रीमेज जरूर सेट ए में होना चाहिए। यानी जी ओ एफ का जो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से सी में, तो सी का कोई भी एलिमेंट लो उसका प्रीमेज कहाँ मिलेगा, सेट ए में जरूर मिलेगा। अगर एफ ऑन टू है, अगर जी ऑन टू है, तो जी ओ एफ भी ऑन टू होगा। तो लास्ट पार्ट एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं अपन जी ऑफ, यहाँ पहले लिख दें क्या, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स तो होता है वाई, और जी ऑफ वाई क्या होता है, जी ऑफ वाई होता है जेड, ठीक है। तो बताओ जी ऑफ वाई की जगह मैं क्या लिख दूँ, वाई की जगह एफ एक्स लिख दूँ, वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया, तो वो भी तो जेड के बराबर है, पर जी ऑफ एफ एक्स क्या हुआ, ये तो जी ओ एफ हो गया, ये तो जी ओ एफ हो गया, यानी जी ओ एफ एक्स, और उसका इमेज क्या है, जेड। तो कहने का मतलब है अगर हमारा जी ऑन टू है और एफ भी ऑन टू है, तो इसका मतलब है जी ओ एफ भी ऑन टू होगा। एफ भी ऑन टू है, जी भी ऑन टू है, तो जी ओ एफ भी ऑन टू होगा। यानी अगर हम जेड का प्रीमेज देखेंगे तो वो सेट बी में जरूर मिलेगा, मानो वाई मिलेगा, क्योंकि जी हमारा ऑन टू है। तो जी अगर ऑन टू है तो ये कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लोगे उसका प्रीमेज जरूर होना चाहिए। ऐसे ही ये जो एफ ये बी सेट दिया है, बी तो डोमेन था किसका, जी का, पर वो कोडोमेन भी तो है, जी का तो डोमेन है सेट बी, तो ये सेट बी कोडोमेन भी है, किसका कोडोमेन है, एफ का। तो इस कोडोमेन के अंदर, एफ के कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट लोगे उसका प्रीमेज तो जरूर होगा। सर आपको कैसे पता, भाई हमको एफ तो ऑन टू दिया है ना, तो एफ ऑन टू दिया है तो हर एक एलिमेंट का प्रीमेज जरूर होगा। तो मानो वाई का प्रीमेज क्या है, एक्स एफ है इसका मतलब। तो अब हमें हर z के लिए y मिला और हर y के लिए x मिला, तो यानी ये GOF फंक्शन में हर z के लिए हम कहते हैं कि x जरूर मिलेगा। तो हर z के लिए अगर x जरूर मिलेगा तो फिर GOF भी ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने समझ लिया। तो यहाँ पे GOF क्या लिखा हुआ है, GOF क्या होता है, G ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स को हमने y माना है, ठीक है ना। एफ एक्स को क्या माना है, वाई। कैसे पता सर आपको वाई माना है, देखो भाई ये एफ एक्स को हमने यहाँ वाई तो माना है, ठीक है। तो वाई माना है तो वाई की जगह फिर जी ऑफ वाई क्या होता है, भाई जी ऑफ वाई जेड होता है। तो देखो यहाँ लिखा है ना, जी ऑफ वाई क्या होता है, जेड होता है। तो इसलिए हमारा क्या है, जी ओ एफ ऑन टू हो जाएगा। अगर एफ ऑन टू है और जी ऑन टू है तो फिर हमारा जी ओ एफ भी ऑन टू हो जाएगा। एग्जाम्पल 20 में अगर हमें पहले जी ओ एफ दिखाना है तो जी ओ एफ में पहले एफ दिखाते हैं और बाद में जी दिखाते हैं, ठीक है। तो एफ में एफ का डोमेन तो 1 2 3 4 है, ठीक है। और उसका कोडोमेन तो बहुत बड़ा है भाई, 1 2 3 4 बाहर जा रहा है, 5 और 6, ठीक है। और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 2 होगा, 3 का इमेज 3 होगा, ठीक है। और ये हमने एग्जाम्पल से किया है, तो 4 का इमेज क्या होगा, 4 का इमेज 4 होगा, तो ये 1 1 दिखा दिया हमने, एफ को 1 1 दिखा दिया। अब दूसरा फंक्शन दिखा रहे हैं हम जी, और जी में तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और उसका कोडोमेन क्या है, वो भी 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 थोड़ा बाहर आ जाएगा, तो ये भी जी ऑफ एक्स भी एक्स है। तो 1 2 3 4 के लिए ये एक्स है, पर G5 और G6 के लिए ये 5 है। तो 1 2 3 4 के लिए एक्स है, तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, पर 5 के लिए 5 है, ठीक है। और 6 के लिए भी 5 है, 6 के लिए भी 5 है। तो एक बात बताओ भाई कि ये फंक्शन पूरा कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन को हम जी ओ एफ लिखेंगे कि एफ ओ जी लिखेंगे, तो मेरे हिसाब से पहले एफ आ रहा है और बाद में जी आ रहा है, तो इसको जी ओ एफ लिखना चाहिए। अब इसमें बताओ कौन सा 1 1 है, एफ तो 1 1 है, क्या जी 1 1 है, जी तो 1 1 नहीं है, क्योंकि 5 और 6 दोनों की इमेज क्या है,
5 और 6 दोनों की इमेज क्या है, वो 5 ही है। तो अगर मुझे GOF को 1 1 बनाना है तो किसका 1 1 होना जरूरी है, तो F का 1 1 होना जरूरी है, G का 1 1 होना जरूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही प्रूव करना था। तो कहता है कंसिडर फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट GOF इज डिफाइंड, कंपोजिट जी इज डिफाइंड एंड इज 1 1, वो 1 1 है। तो आर जी एंड एफ बोथ नेसेसरली 1 1, जरूरी है कि एफ और जी दोनों 1 1 होने चाहिए? अगर GOF 1 1 है तो क्या एफ और जी दोनों 1 1 होने चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एफ 1 1 होगा तो भी GOF 1 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, कहता है GOFX is x for all x, which shows that GOF is 1 1 but G is clearly not 1 1। तो जरूरी नहीं है कि G 1 1 हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि F और GOF में अगर GOF को 1 1 होना है तो उसके लिए F का 1 1 होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि G 1 1 हो। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखते कौन आंसर कर सकता है। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि अगर फंक्शन है मेरे पास